नमस्कार, मैं आलोक राय। शाम के 6 बज गए हैं और आपका स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक लाइव में। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के द्वारा एक फेसबुक लाइव के श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसका टॉपिक है पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र। इस पूरे फेसबुक लाइव के श्रृंखला में पेरेंटिंग से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग मेहमानों के साथ में बात करेंगे हम, और उसी श्रृंखला में आज का विषय है गेम्स के बारे में, और वो गेम्स का विषय मैं लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हम गेम्स की बात करते हैं तो अगर आजकल के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में वीडियो गेम्स, मोबाइल के गेम्स, कंप्यूटर पे खेले जाने वाले गेम, ऐसे गेम उनके ध्यान में आता है। लेकिन अगर उसमें मेंशन किया जाए आउटडोर गेम्स तो उनके ध्यान में आएगा क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस प्रकार के खेल उनके ध्यान में आता है। और आमतौर पे ऐसी धारणा बना दी गई है आउटडोर गेम्स को लेके कि ज़्यादातर यही सब गेम्स ध्यान में आते हैं, और सबसे अधिक क्रिकेट। और अगर आप देखें तो ये सभी खेलों का इतिहास भारत से तो नहीं जुड़ा है, यह सब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा है क्या कि भारत के अंदर जो खेल है वो पश्चिम से आए हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा, लेकिन जिस तरह से भारत के ऊपर, भारत के मूल्यों के ऊपर, भारत के जीवन शैली के ऊपर एक पश्चिमी छाया पड़ी, उसका परिणाम खेलों के ऊपर भी देखा गया। तो जैसे हमारे जो खेल थे, परंपरागत खेल थे, वर्षों से खेले जाने वाले, वो खेलों को साइडलाइन किया गया और उसके जगह पे कुछ पश्चिमी खेल भारत के अंदर फैलाया गया, और वो प्रचलन में भी आ गए और अधिक अधिक वही खेल खेले जाने लगे। तो भारत के अंदर अगर खेल के इतिहास पर अगर नज़र डाले तो ऋग्वेद के अंदर मुष्टि युद्ध खेल का जिक्र होता है। मुष्टि युद्ध अर्थात क्या? तो मुष्टि युद्ध आज का बॉक्सिंग, जो खेल काफ़ी प्रचलित भी है, ओलंपिक में भी ये खेल है। तो मुष्टि युद्ध अर्थात बॉक्सिंग, ये ऋग्वेद में इसका जिक्र है। और उसके अलावा भी सेल्फ डिफेंस के जितने भी गेम हैं, जैसे कि जूडो हो गया, कराटे हो गया, अन्य जो भी खेल जो सेल्फ डिफेंस में आता है, उसकी शुरुआत भी भारत में हुई। फिर भारत से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चाइना, जापान ऐसे कंट्री में ये खेल पहुंचा, और शायद हम मानने लगे कि ये सब खेल वहीं से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खेल की शुरुआत भी भारत से ही हुई। अन्य खेल की अगर बात करें तो आर्चरी, जो आज की भाषा में हम कहते हैं तीरंदाजी, तो भारतीय इतिहास में अगर नज़र डालें तो अर्जुन, कर्ण जैसे महारथी यहाँ हुए जो धनुधर थे, और इस आर्ट के, ये तीरंदाजी के वो लोग मास्टर हुए। और कुछ ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर जिसपे जैसे भीमसेन, जरासंध, संकटमोचन हनुमान, जो बजरंगबली, ऐसे कुछ कैरेक्टर हुए ऐतिहासिक जो उस समय के मल्ल युद्ध अर्थात रेसलिंग के चैंपियन माने जाते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत के अंदर ये परंपरा से ये खेल आते रहे, और आज भी अगर कोई खिलाड़ी अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसको अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से अगर नवाजा जाए किसी भी खिलाड़ी को, तो वो अवार्ड आज भी अर्जुन पुरस्कार है। और अगर किसी कोच को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा जाए तो वो गुरु द्रोण आचार्य अवार्ड है। तो इससे पता चलता है हमारे खेल की विरासत कितनी पुरानी है और कितनी विराट रही है। देखा जाए तो भारतीय परंपरा में प्रत्येक प्राणी के शारीरिक मानसिक विकास को उसका कर्तव्य बताया गया है। ये प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बताया गया है कि वो समय समय पर अपना मानसिक विकास और शारीरिक विकास करता रहे। यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति को के लिए भी काया साधना को एक मार्ग बताया गया है। यानी अगर आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो आपको काया साधना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध की बात करें तो पूरे विश्व में अहिंसा और शांति के प्रतीक माने जाने वाले गौतम बुद्ध भी यह सभी खेलों में निपुण थे। सेल्फ डिफेंस के सभी खेलों में वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो शांति के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए खेल
और भारत में खेल इस प्रकार के बनाए गए जिससे खेलने से शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो जो भी खेल भारत में बनाए गए वो इसी प्रकार से देख के बनाया गया कि वो करते करते शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता रहे। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो तलवारबाजी, तैराकी, मल्ल युद्ध, तीरंदाजी, मुष्टि युद्ध, दंड युद्ध, कबड्डी, ऐसे खेलों से बालक के अंदर शौर्य उभर के आए। तो आप देखेंगे तो यही उस प्रकार के खेल है जो बालक अपने शुरुआती दिनों में जब मैदान पर जाके खेलता है तो यह सब खेलते खेलते उसके अंदर शौर्य का निर्माण होता है यही सब खेलों के द्वारा। और यहाँ तक कि देखा जाए तो जो विवाह के लिए स्वयंवर होते थे भारतीय इतिहास में, तो कथाओं में आपने सुना होगा, या सीता माता का स्वयंवर हो या फिर द्रौपदी का स्वयंवर हो, उसमें भी यही स्पर्धा की जाती थी, इसी प्रकार की खेल से जुड़ी स्पर्धाएं की जाती थी। आज के पश्चिमी गेम्स पोलो, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग या फिर जिम्नास्टिक, सभी का इतिहास भारत से ही मिलता है। इस पे अगर मैं ज़्यादा चर्चा करने जाऊँ तो समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा कि किस तरह से ये खेल भारत में ही हुए, लेकिन भारत से इस खेल को पश्चिम में ले जाके फिर उसका थोड़ा मेक ओवर करके, थोड़े नाम बदल के, थोड़ा रेफरी उसके अंदर ऐड करके, थोड़े नियम बदल के फिर विश्व के सामने अलग नाम के साथ प्रस्तुत किया गया। ये विषय थोड़ा दूसरा है और आगे इस श्रृंखला में भारत के पारंपरिक खेल आने वाले हैं तो उसमें इस विषय की विस्तार से चर्चा होगी, इसलिए इस विषय में ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन परंपरा से जुड़े अनेक खेल जो थे वो ओलंपिक में आज शामिल हुए। ये जो भी तैराकी हो गया या फिर आर्चरी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, यह जो भी खेल थे भारत में परंपरा से खेले जा रहे थे, आज वो सब ओलंपिक में सभी का समावेश हुआ। लेकिन भारत में आज इन सब खेलों की और इन खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की क्या स्थिति है हम सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि इन सारे खेलों में हम इसलिए पिछड़े कि भारतीय समाज ने धीरे धीरे वो खेलों को भुलाना शुरू किया और हमारे कल्चर से धीरे धीरे हमने उस खेल को बाहर निकाला। इसके लिए हम उस खेल में धीरे धीरे हम कमजोर होते गए। हमने कुछ गिने चुने गेम्स के अलावा कभी अन्य खेलों को प्राथमिकता दी ही नहीं, और वो गिने चुने खेल कौन से हैं वो आप भी समझते हैं। गेम्स में सबसे पहले क्रिकेट आते हैं। क्रिकेट के अलावा हमने नहीं लगता कि किसी खेल को अधिक प्राथमिकताएं दी पिछले कुछ एक सदी के अंदर। अगर क्रिकेट में भारत खराब खेले तो मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है कि अभी भारत का खेल का भविष्य अंधकार में है, और अगर भारत कुछ 2-4 सीरीज अच्छा जीत जाए तो हम बोलते हैं भारत का खेल का भविष्य उज्जवल है। लेकिन शायद ये मीडिया द्वारा भी या फिर ये जो बुद्धिजीवी समाज जो चर्चा करते हैं वो भारत के साथ एक छल करता है, क्योंकि सिर्फ एक खेल जिसका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है खेलते हैं वो अलग बात है, खेलना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके भविष्य पे पूरे भारत का खेल का भविष्य निर्धारित करना यह एक छल माना जा सकता है। लेकिन कड़वा सत्य तो यह है कि क्रिकेट का भविष्य भले अंधकार में हो या उज्जवल में हो, भारत का खेल का वर्तमान तो अंधकार में है। क्रिकेट के अलावा क्योंकि अन्य किसी खेल पे इतना कुछ क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भारत आगे बढ़ा नहीं काफ़ी सालों में, और शायद इसके हमने क्योंकि प्रयत्न भी नहीं किया भारतीय समाज द्वारा या भारतीय सरकार द्वारा, कभी अन्य खेलों में हम आगे बढ़े इसका विशेष कोई प्रयत्न देखने में नहीं आता है। कोई भी देश खेल में कितना आगे है अगर ये देखना है तो इसका सबसे सटीक पैरामीटर है कि ओलंपिक में उसने आज तक कैसा प्रदर्शन किया, वो हम देख सकते हैं। उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश कितना आगे है खेल में। तो अगर भारत की बात करें तो शायद आपने इस पे ध्यान नहीं दिया हो, पता नहीं, लेकिन 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में आजमाइश की खुद की। पहली बार ओलंपिक में भारत 1900 में उतरा। आज 120 वर्ष हो गए। पानी आज 120 वर्ष हो गए भारतीय को ओलंपिक में गए, लेकिन भारत ने अभी तक 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो और ये 9 गोल्ड मेडल भी कैसे, तो उसमें अगर देखा जाए तो 8 गोल्ड मेडल तो खाली हॉकी के, तो 9 में से 8 गोल्ड मेडल हॉकी ने जीता है, और सिर्फ एक अभिनव बिंद्रा उन्होंने जीता था आर्चरी में, शूटिंग में।
तो अगर हॉकी के गोल्ड मेडल को निकाल दे तो ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले 120 साल में भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। ये पिछले 120 साल में सिर्फ एक गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। तो ये आप कल्पना करिए, इतना विराट देश, संसाधन की इतनी कमी नहीं है हमारे पास जितने अन्य दूसरे जो अफ्रीकन या कैरेबियन देशों की हो, फिर भी हम इतने पीछे हैं। लास्ट ओलंपिक की बात करें तो हम 67वें नंबर पे थे, 67। और वही दूसरे देश कैरेबियन देश जो हो गए, छोटे छोटे कैरेबियन देश, अफ्रीकन देश, जो जनसंख्या के हिसाब से भी हमारे सामने नहीं टिकते, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी हमारे सामने नहीं टिकते, लेकिन फिर भी हमसे कई गुना अच्छा बेहतर वो लोग ओलंपिक में करते हैं। कई गुना अच्छा बेहतर प्रदर्शन वो लोग ओलंपिक में करते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के समाज के कल्चर में इन खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में अगर कोई अन्य क्रिकेट के अलावा अन्य कोई खेल में कोई जीत के अगर आ रहा है, मेडल जीत के आ रहा है या फिर कुछ कप वगैरह जीत के आ रहा है एयरपोर्ट पे, तो आपने कभी इतना देखा नहीं होगा कि इतना धूमधाम से स्वागत हुआ हो या फिर सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगी हो, जो आमतौर पे क्रिकेटर्स के साथ में होता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में अन्य खेलों के साथ साथ ओलंपिक के भी, भले कोई भी खेल प्रसिद्ध हो उस देश में, लेकिन अन्य खेलों को भी उतना न्याय और उतना प्रोत्साहन दिया जाता है, जो भारत में ये नहीं होता है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध खेल की अगर बात करें तो फुटबॉल, सॉकर। विश्व का सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल में भारत की क्या स्थिति है? तो अगर भारत टॉप 100 कंट्री में आता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो सोचिए भारत की क्या उसके अंदर प्रदर्शन रहा होगा। और वहीं छोटे छोटे देश, आपको ध्यान हो तो पिछला फीफा में उरुग्वे जैसा छोटा सा देश वो फाइनल खेला। ब्राजील, कुछ अफ्रीकन देश, कैरेबियन देश, छोटे छोटे देश वो फुटबॉल खेल रहे हैं और वो अच्छा खेलते हैं। और हम पिछले अनेक सालों से सिर्फ सपना लगाए बैठे कि काश हम भी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके हम भी वर्ल्ड कप में दिखे, इंडिया की जर्सी पहने कोई खिलाड़ी दिख जाए फुटबॉल वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं होता है, लेकिन सपना हमारा सपना ही है पिछले अनेक सालों से। तो ये कुछ बातें हुई भारत के अंदर खेल के इतिहास तथा खेलों में भारत की स्थिति के बारे में। अब कुछ बातें करते हैं भारत के अंदर खेलों के बदलते नजरिए के बारे में, कि पिछले कुछ दशक में भारत के अंदर खेलों को लेकर किस तरह से नजरिया बदलता गया। तो ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चों के खेल के बारे में। तो 1-2 दशक पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। 1-2 दशक पहले तक बच्चे जब स्कूल टाइम पे थे तो उसके साथ साथ में वो स्पोर्ट्स में भी इतनी रुचि रखते थे, और उनका एक नियम होता था स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद में, लेकिन खेलना उनका तय होता था डेली। और अन्य अगर देखें उनके रूटीन अगर देखा जाए उस समय के बच्चों का, आपको भी हमको ध्यान होगा, तो एक तो था कि अधिक बच्चे या तो साइकिल से या तो चल के स्कूल जाते थे, जो आज बिल्कुल बदल गया है। आज अधिक बच्चे या तो बस से जा रहे हैं, या तो अभी तो नया ट्रेंड आ गया छोटे से आयु में स्कूटी दिलाना, बाइक दिलाना, ये सब। तो बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गया है, और साथ में खेल के अंदर से रुचि भी बहुत बच्चों का कम होने लगा है। लेकिन आज से 2 दशक पहले तक ऐसा नहीं था। 2 दशक पहले कैसी स्थिति थी? तो बच्चों को घर में रखना माता पिता के लिए कठिन कार्य हो जाता था। वो इतने बाहर खेलते थे बच्चे, और शायद तभी ये कहावत बनाई थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस स्थिति थी। हालांकि स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो वो एक बढ़िया स्थिति थी, लेकिन आज वो पूरा बदल चुका है। आप और हम अगर खुद से प्रश्न करें कि वो स्थिति और आज की स्थिति में क्या तुलना है, तो हमें खुद ज्ञात होगा कि स्थिति उस समय तो ठीक थी, लेकिन आज कितनी खराब परिस्थिति है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। अब पहले जैसे बच्चे खेलकूद में रुचि नहीं दिखाते, या शायद उन्हें इस वातावरण का आभास भी ना हो। एक बड़े मैदान में किस तरह से खेला जाता है, अलग अलग बच्चों के साथ, जान पहचान के हो या फिर अनजाने बच्चे, उनके साथ में किस तरह से चैलेंज लिया जाता है, किस तरह से चैलेंज दिया जाता है, वो वातावरण से आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो परिचित है ही नहीं उस वातावरण से, और शायद हम उन्हें परिचित कराना का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। तो क्या कारण है कि इन बच्चों के डेली लाइफ से स्पोर्ट्स या फिर अन्य फिजिकल एक्टिविटी कम होता गया? तो एक पहला आता है कि स्कूल का बोझ। तो
पहले की अगर बात करें, 8-10 साल पहले की बात करें, जैसे अगर मैं मेरे ही स्कूल समय की बात करूं, तो स्कूल और क्लास में से कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाई करते थे और बाकी सब बच्चे घर पे ही पढ़ाई करते थे, पेरेंट्स से पूछ के या फिर बड़े भाई से पूछ के। लेकिन आज का कैसा ट्रेंड हो गया, तो 10 में से 9 बच्चा तो ट्यूशन पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद अन्य एक्टिविटी में भी वो भाग ले रहा है जिसका शारीरिक बौद्धिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया हो गया या फिर ये सब पे समय इतना व्यतीत कर रहा है कि उसको ग्राउंड में जाके खेलने में कुछ उतनी रुचि दिखाई नहीं देती है। कुछ बच्चे हो गए स्पेशल केस में, जैसे कि कुछ क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, कोई फुटबॉल एकेडमी में जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है पर बहुत कम है। तो एक ये कारण है कि स्कूल और पढ़ाई का बढ़ता हद से ज़्यादा बोझ इन बच्चों के रुचि को खेलों से कम कर रहा है। दूसरा है लघु परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिली, तो शहरीकरण का जोर है पूरे भारत में। परिवार अब एक साथ शहर में इतने बड़े बड़े परिवार रहते नहीं है। नौकरी के संबंध में, पढ़ाई लिखाई के संबंध में परिवार अलग अलग रहना चालू हुए। लघु परिवार महानगरों में रहना चालू हो गए। तो उसका बच्चों पे कैसा असर पड़ता है, तो समझिए आप हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ में बच्चा है। अब दोनों अगर वर्किंग लाइफ है दोनों की, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के बच्चों को या तो इंगेज कर देंगे गैजेट के अंदर, क्योंकि वो अकेले तो जाने नहीं देंगे बच्चों को बाहर खेलने के लिए, वो सेफ्टी का हवाला देके। तो एक ये है, परिवार जो जितने छोटे होते गए, पहले कैसा था, तो 1-2 बुजुर्ग घर में होते थे, तो बच्चों को बाहर खिलाने ले जाते, उनको घुमाने ले जा रहे, उनको देखभाल कर रहे, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे। लेकिन आज ये पूरा एकदम से ये बदल गया है। तो एक ये कारण है। अन्य कारण की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कि गैजेट्स की जो एक भूल भुलैया दुनिया बनी, बच्चे इसमें खो रहे हैं, सही में कहा जाए तो खोने लगे ये सब विषय में। वीडियो गेम्स, कार्टून, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको अगर शॉर्ट में कहा जाए वर्चुअल लाइफ, इसके अंदर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके दोस्त कौन है, तो कोई भी छोटा बच्चा है आमतौर पे आजकल कोई ना कोई कार्टून कैरेक्टर को अपना दोस्त मानने लगा है, और उसी के वही सिंचिन हो गया, छोटा भीम, ये ऐसे कार्टून कैरेक्टर में ही उसका इंटरेस्ट है। लेकिन पड़ोस में उसके एज का है बच्चा, उससे उतना उसका घुलना मिलना नहीं है। सोशल मीडिया पे उसके 5000 फ्रेंड होंगे, 4000 फ्रेंड होंगे, लेकिन रियल में उसके पास 10 फ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ वो बैठ के गप मार सके, जिसके साथ वो मैदान में जाके खेल सके, जिसके साथ में वो ऐसी कुछ क्रियाएं कर सके। मोबाइल है तो मोबाइल का 6 इंच का स्क्रीन, उसके अंदर बच्चे का बचपन डूब रहा है। अनेक मोबाइल के अंदर तो वो ताकत है कि वो 24 घंटे बच्चे को इंगेज करके रख सकता है। और आजकल तो धीरे धीरे वेब सीरीज अलग अलग ऐसे आने लगे हैं, वेब सीरीज, अलग अलग गेम्स, पबजी का दौर आप सबको पता ही होगा। तो कुछ ऐसे कारण हैं, सभी कारण ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कारण जो मैंने आपको गिनाए, इसके कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। और इसका नेगेटिव असर क्या पड़ रहा है बच्चों पर, तो वो बच्चों के मानसिक विकास या शारीरिक विकास दोनों में बाधाएं आ रही है, क्योंकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास मैदान पर ही होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। बच्चों में अनेक समस्याएं जो पैदा होती है मैदान पे न जाने के कारण, उसमें जैसे आलस से हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, अब वो नए चैलेंज फेस नहीं कर रहा है, नए लोगों से मिल नहीं रहा है, तो एक अंदर एक डर उसके पनपता है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी समस्या है जिस पे आमतौर पे अभिभावक या अन्य लोग ध्यान दे नहीं पाते, जो उसके अंदर ये सब समस्याएं उभरती है, क्योंकि वो मैदान पे जाके खेल नहीं रहा है, वो अकेलापन में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय या फिर गैजेट्स की दुनिया में समय बिता रहा है। अब ये बात करते आउटडोर गेम्स का बच्चों के ऊपर विकास में कैसे मदद साबित होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मानना है, उसका आकलन है कि हर बच्चे को कम से कम 1 घंटा तो शारीरिक क्रिया करना चाहिए। अधिक हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। अब आप और हम सवाल खुद से भी कर सकते हैं कि ऐसा होता है क्या। तो मैदान में खेलते खेलते कुछ ऐसे गुण हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, सोशल एक्टिवनेस,
ऐसे कुछ गुण है, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता जिसे कहते हैं, ये सब मैदान पर ही उभर के आता है बच्चों के अंदर। और खेलते खेलते समय चुनौतियों को स्वीकार करना, उसका सामना करना, यह गुण भी मैदान पर ही सीखने को मिलता है। उसको जीवन में आगे जाके ये जो काम आने वाली चीजें हैं, किस तरह से चुनौतियों का सामना करना है, मुसीबत से कैसे निकलना है, यह सब सीखना मैदान में ही प्रारंभ हो जाता है बालकाल्य से। और पूरी तरह बॉडी का फिटनेस, ये तो स्वाभाविक बात है, अगर बच्चा अगर खेलेगा मैदान में तो फिटनेस उसका बहुत बढ़िया रहता ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चे के अंदर जो हम बोलते हैं शौर्य एक उभर के आता है, एक तेज, तो वो सिर्फ मैदान पे ही आ सकता है। अगर आप नजर करें, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या फिर महाराणा प्रताप हो गए, ऐसे जो कैरेक्टर है वो उनका शौर्य का निर्माण कब हुआ, तो बचपन में मैदान में खेलते समय, जैसे कुछ लड़कों को लेकर टीम बनाना, तो कुछ बच्चों को लेकर टीम बना लेना, अलग अलग खेल खेलना, उन बच्चों का नेतृत्व करना, तो ये सब शिवाजी महाराज हो गए या महाराणा प्रताप हो गए या अन्य जो भी योद्धा हुए जिनको हम सम्मान करते हैं इतिहास में याद करके, उनका सभी का शौर्य निर्माण खेलों के द्वारा ही हुआ और मैदान पे ही हुआ। लेकिन आजकल के बच्चे पबजी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पबजी में आप देखें तो पबजी में क्या करते हैं, वो आर्मी बन के वो लैंड करते हैं, गोलियां चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, आर्मी की तरह बन के खेल रहे। अब वही पबजी के बच्चे को आप उठा के लाओ, कबड्डी के मैदान में छोड़ दो और उसको बोलो कि सीने पे मिट्टी लगा के दुश्मन खेमे में घुसे, नहीं होगा। जितना पराक्रम उसने मोबाइल फोन में दिखाया है पबजी में, वो पराक्रम वहां पे नहीं चलेगा, उसका पराक्रम वहां पे धुआं हो जाएगा। क्योंकि जो आपके जिंदगी में साहस की जरूरत होती है वो ऐसे शौर्य खेलों से ही निर्माण होता है, जैसे कबड्डी, खो खो या अन्य युद्ध के खेल हुए। वहीं से आप ऐसे शौर्य आपके अंदर निर्माण हो सकता है। डिजिटल गेम से, वर्चुअल लाइफ से ये साहस निर्माण नहीं हो सकता है। अब कल्पना करें, अगर बात करें सिर्फ कबड्डी की, तो कबड्डी ऐसा खेल है कि एक बच्चा जब सीमा पार करता है, सामने अकेले वो दुश्मन के सीमा में घुसता है, तो उसके अंदर कैसे साहस का निर्माण होता होगा, कितना हिम्मत होगा कि वो दुश्मन खेमे में वो जा रहा है अकेले, कैसे भाव निकलता होगा कि साथ में खेलने वाला, वो जैसे हम बोलते हैं वो मर गया, खेल में वो मर गया, मैं उसको जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके लिए खेल रहा हूँ, अपना सर्वस्व देने जा रहा हूँ, सामने दुश्मन खेमा में जा रहा हूँ अपने साथी के लिए। तो ये शौर्य, ये सब कबड्डी जैसे खेलों से ही निकल के आता है। तो शौर्य वृद्धि के लिए मैदान पे बच्चों का जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सभी के लिए बातें कर रहा हूं, तो जैसे हम कोई भी स्पर्धा करते हैं जीवन में, भले वो किसी भी फील्ड की स्पर्धा हो, तो हम अपने प्रतिस्पर्धी को क्या बोलते हैं, आजा मैदान में, यही बोलते हैं ना, चैलेंज करते हैं, आजा मैदान में देखते हैं। तो अब बात तो होगी राजनीतिक, अगर दो राजनीतिक लड़ रहे हैं तो भी बोलते हैं आजा मैदान में, या फिर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो जाए, कुछ ऐसे बिजनेस की लड़ाई है तो भी बोलते हैं आजा मैदान में। तो ये आजा मैदान में क्यों बोलते हैं? और दूसरा चीज है, जैसे कि कुछ कार्य बहुत कठिन हो, हमें लगता है हमसे नहीं हो सकता है, तो हम बोलते हैं ये मेरे बस का खेल नहीं। या तो कुछ कार्य बहुत कठिन हो तो हम बोलते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं। तो ये बचपन से खेलते खेलते ये सब हार का, जीत का, आशा, निराशा, यह सब भाव बचपन में खेलते समय मैदान पे ही निर्माण हो जाता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। और खेल कूद का अर्थ क्या है? तो भारत में सिर्फ खेल नहीं कहते, हम खेल कूद बोलते हैं। तो खेल डिजिटल गेम्स नहीं हो गए, खेल के साथ कूद आवश्यक है, इसलिए हम भारत में खेल कूद कहते हैं। तो ये हुई बात। अब हम बात करते थोड़ा क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के बारे में, क्योंकि हमारा भी मेन फोकस ही वही है कि बच्चों के फिटनेस पे ध्यान देना है। लेकिन और उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र, हम बोलते हैं वेपन, हमारे पास खेल है। तो आइए उन खेलों के बारे में बात करें। तो एक चीज स्पष्ट है कि जो हमारे जो खेल है, जो हम खेल बच्चों को दिखाने वाले, जैसे हम इनोवेटिव गेम्स बोलते हैं, तो उसमें इनोवेटिव क्या है तो मैं आपको समझाऊं तो वो खेल पहले तो साधन संसाधन वाले गेम नहीं है, जो आमतौर पे क्लब कल्चर रिलेटेड गेम बोलते हैं जिसको। जैसे क्लब रिलेटेड मतलब मैं कहूँ तो क्रिकेट
अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट पूरा खेलना है, एकदम सही तरीके से खेलना है, तो कितने लोग खेल सकते हैं? आपको बैट लाना है, आपको स्टंप लाना है, वो सीजन बॉल लाना है, पैड लाना है, हेलमेट लाना है, उसके बाद आपको 120 यार्ड का मैदान चाहिए, उसके बाद 11-11 लोगों की 2 टीमें चाहिए, तब जाके शायद आप खेल सकते हो। टेनिस खेलना है तो आपको टेनिस कोर्ट चाहिए, महंगे महंगे टेनिस चाहिए, बॉल चाहिए। बास्केटबॉल खेलना है तो फिर बास्केट चाहिए, मैदान चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड, फिर बॉल चाहिए। फुटबॉल खेलना है तो 120 यार्ड का। तो ये सब कुछ खेल ऐसे है जिसको खेलने के लिए संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उतना ही आपको टीम भी चाहिए 11-11 लोगों की। लेकिन हमारे क्रीड़ा तंत्र में जो खेल है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसी बातें नहीं है। उसके अंदर उनके लिए सामान्य भाषा में कहा जाए तो कोई भी खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है और किसी भी समय खेल सकता है वो खेल। उसमें साधनों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और सामान्य दिखने वाले खेल दिखते सामान्य है, लेकिन वो इतने वैज्ञानिक खेल होते हैं जिसके खेलने के कारण बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में उसका बहुत मदद रूप साबित होता है। जैसे सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार के अंदर 10 क्रियाएं होती है, 10 योग उसके अंदर समावेश होता है। ऐसे ही क्रीड़ा तंत्र में जो हमने खेल लिया हुआ है, उसके अंदर कम से कम 8-10 गुण हर गेम के अंदर से उभर के आएंगे। अगर मैं आपको कुछ गेम्स इस टाइप के बताऊँ, तो जैसे दौड़ने के गेम है, तो नॉर्मली रनिंग करना है। अब हमें क्या करना है, बच्चों को आप सिर्फ बोलो डेली रनिंग करने के लिए, तो शायद 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन से नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमारा आता है इनोवेटिव गेम। हम उसके साथ में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, जैसे जाना सीधा है, सीधे दौड़ के जाना है, उल्टे पैर दौड़ के आना है, या फिर सर्कल घूमते घूमते दौड़ के जाना है, सर्कल घूमते घूमते आना है, या फिर जोड़ी में दौड़ना है, फिर पीछे आना है, फिर 3 जन साथ में दौड़े। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदल ऐसे दौड़ में, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और वो दौड़ते दौड़ते बोर नहीं होते, क्योंकि बच्चों का स्वभाव है कोई भी चीज़ से बहुत जल्दी उब जाते वो लोग। तो खेलों में हमने ये इसका बहुत ध्यान रखा है, दौड़ाना है, लेकिन वो दौड़ाएंगे हम कम से कम 50 अलग अलग खेल के माध्यम से, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहता है। सर्कल फॉर्मेट खेल, सर्कल के अंदर राहु केतु, शेर बकरी, ऐसे बहुत सारे खेल। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं शेर बकरी, तो ये खेल ऐसा है कि जैसे एक जो फिजिकली थोड़ा वीक है उसको बोलते हैं, उसको सर्कल के अंदर रखते हैं, सर्कल बंद करते हैं, जो सबसे पावरफुल है फिजिकली उसको बाहर भेजते हैं, उसको शेर बना के। अब शेर को तो क्या करना है, तो वो बकरी को पकड़ना है, लेकिन जो बीच में सर्कल है वो सर्कल उसको पकड़ने नहीं देगा। तो इस चीज से कमजोर को बचाना है मजबूत व्यक्ति से। ऐसे अनेक भाव निर्माण होते हैं बच्चों में, और उसके ये भाव निर्माण होते हैं, लेकिन साथ में जो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है वो अलग बात है। जैसे 2 टीम के खेल है राम रावण में एक लाइन पे एक दल राम एक दल रावण। जैसे राम बोला तो राम भागेगा, रावण उसको पकड़ेगा, अगर रावण बोला तो रावण भागेगा, राम उसको पकड़ेगा। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो जो भी रेफरी है, जो कोच है, जो खिलाने वाला है, वो स्टार्टिंग करेगा र र र र। अब र से वो रावण भी बोल सकता है, र से राम भी बोल सकता है। तो उससे क्या होगा, जो दोनों दल के बच्चे हैं वो एकदम अलर्ट रहेंगे, कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। उनको अलर्ट रहना है भागने के लिए भी, और अगर उनके टीम का नाम आया तो, और उनको अलर्ट रहना है पकड़ने के लिए भी अगर अपोजिट टीम का नाम आया तो। तो ये कुछ खेल जिसमें दिखते सामान्य हैं, लेकिन बच्चों को खेलने में भी बहुत मजा आता है, और इसके वैज्ञानिक कारण है उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर। युद्ध के खेल है, तो ये कुछ अलग खेल अगर आप भी देखें तो बच्चों के अंदर वो युद्ध कौशल निर्माण करने के लिए, जैसे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में रथ युद्ध, 2 बच्चे तीसरे को अपने कंधे पे बिठा लेते, उसके बाद में वो युद्ध करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के खेल शौर्य निर्माण होने के लिए। आप देखें तो बच्चा, आजकल बच्चों को आप कबड्डी के मैदान पे उतारो वो डर जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। लेकिन ऐसे जब युद्ध के खेल शुरू करते हैं तो डे बाय डे उनके अंदर वो हिम्मत बाहर आने लगता है, और वो सामने से आके ये सब खेलों में भाग लेने लगते हैं। तो इसे अलग अलग तरीके के खेल है। याद शक्ति का खेल, तो आजकल बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो याद नहीं रख पाते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है, तो स्मरण शक्ति के अलग अलग खेल हम उनको खिलाते हैं।
कि जैसे सर्कल में बैठे हुए, तो एक के बाद एक महापुरुषों के नाम लेने हैं। तो जैसे मैंने महात्मा गांधी का नाम लिया, जो बाजू में बैठा है उसने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, तो पहले वो महात्मा गांधी रिपीट करेगा, फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर जो तीसरा है वो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस, फिर वो कुछ ऐड करेगा। तो वो धीरे धीरे वो खेल खेल में स्मरण शक्ति उनकी बढ़ती जाती है। फिर श्वास के खेल, तो बचपन से ही श्वास क्रिया उनकी बढ़िया बने रहे, उसके लिए खेल। तो अगर आप बच्चों को प्राणायाम बोलो, वो अनुलोम विलोम बोलो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ खेल ऐसे, जैसे कि हम सर्कल में बैठ गए और एक बच्चे को खड़ा किया, अब उसको बोला कि सांस रोक के पूरा सर्कल दौड़ के अपने जगह पे बैठना है, तो वो करेगा क्योंकि उसको उसमें मजा आएगा। लेकिन उसको प्राणायाम बोला तो वो नहीं करेगा। ऐसे सेम कि सर्कल में बैठे एक बच्चे को बोला एक श्वास में कितना हम गिनती ले सकते हैं, तो कोई 30 लेगा, कोई 40 लेगा, कोई 70 लेगा, 80 लेगा। अब उसको नहीं पता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो श्वास उसका श्वसन क्रिया बेहतर करने लगे एक्सरसाइज कर रहा है, वो तो गेम खेल रहा है। लेकिन साथ साथ में उसका ये विकास चालू रहता है। वो शुरू में 50 एक श्वास में गिनती बोलता है, लेकिन वो खेलते खेलते 2-3 वीक के अंदर आप देखो तो वो 100-150 गिनतियां एक श्वास में बोलने लगता है। और ये हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार के कुल 400 गेम है। 400, 150 की बात नहीं कर रहा हूं, 400 गेम। यानी अगर रोज आप 10-10 गेम भी खेलो तो 2-2.5 महीने तक तो आपको वो गेम रिपीट ही नहीं होगा। तो ऐसे गेम, और वो भी कंटिन्यू बढ़ते रहते। एक टीम है जो बैठ के अन्य ऐसे खेल बनाती रहती है, इनोवेटिव गेम ऐसे बनाते रहते हैं। तो ऐसे कुछ खेल है जिसे सामाजिक सूझबूझ, जवाबदेही, ये सब निर्माण होते रहते हैं। और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो हमारे क्रीड़ा तंत्र के यूट्यूब चैनल पे आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो भी रखा है इसका। तो बच्चों के अंदर फिजिकल फिटनेस बढ़े, इस विषय को हम एक मिशन मोड की तरह ले रहे हैं। ये क्रीड़ा तंत्र में विशेष क्रीडांगन जो मॉड्यूल है, ये ऐसे बच्चों के लिए हमने इसको एक मिशन मोड में लिया है कि बच्चों के फिटनेस डेवलपमेंट के लिए। और उसके इसमें खेल हमारा सबसे मेन रहने वाला है, क्योंकि खेल खेल में आप जितना एक्सरसाइज करा लो बच्चे से वो करता है। लेकिन उसके अलावा भी योग, प्राणायाम, जिम्नास्टिक, सेल्फ डिफेंस तथा ट्रेडिशनल गेम्स के वर्कशॉप, गीता मंत्र, अनेक ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में उपयोगी रहने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीता मंत्र, तो शुरू से ही उनको गीता मंत्र की आदत लगाना, उस बहाने वो संस्कृत बोलते हो जाएंगे, सुभाषित का उनको अभ्यास कराना। तो ऐसे भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उनको शुरू से हम लोग कराने का प्रयत्न करते रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के खेल है। तो हमारा ऐसा मानना है क्रीड़ा तंत्र का कि भारत का भविष्य इन बच्चों के कंधों पे ही डिपेंड करता है कि आगे भविष्य में जाके भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये इन्हीं बच्चों पे डिपेंड करता है। तो इनके कंधे मजबूत करना ये हम सबका दायित्व है। वो फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो आगे जाके वो देश का वो भार उठा सकते हैं, देश की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब आगे अगर कुछ आपके प्रश्न हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, अगर कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप इसमें कमेंट में लिखिए, मैं एक एक करके आपको जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखिए आप। जी हाँ, तो एक सवाल आया है कि एक बैच में कितने बच्चे होते हैं। तो हमारे बैच कुछ इस प्रकार रहते हैं, एक बैच में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 20 बच्चे होते हैं। और उसमें अलग अलग एज के बच्चे ऐसा करके एक बैच हम लोग बनाते हैं। उसमें कम से कम 15 बच्चे होते हैं और अधिक से अधिक 20 बच्चे होते हैं। उसके अंदर बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चियाँ भी हो सकती है, लड़का लड़की दोनों को एक बैच में हम लोग रखते हैं। और उसके पीछे का भी मैं अगर आपको तो और उसके पीछे का अगर आपको मैं कारण बताऊं तो थोड़ा अलग अलग एज का डिफरेंस हम लोग जानबूझ कर रखते हैं।
क्योंकि आमतौर पे कैसा होता है, कोई बच्चा अगर सपोज वो 6th क्लास में पढ़ रहा है, 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको 7वें क्लास के बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है उसको नहीं पता, और 5वें क्लास के बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी उसको नहीं पता है। अब उसके घर में वो आपको जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियर फैमिली का ये ट्रेंड है, तो उसके घर में कोई ऐसा अभिभावक इतना ध्यान दे नहीं रहा है कि उसको बताए, और अगर वो कितना भी बताए, प्रैक्टिकली जब तक उसके साथ वो नहीं रहेगा तब तक उसको ये अनुभव आएगा नहीं। तो इसके लिए हमने ऐसा जानबूझ के ये ऐसा एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाया कि जिसमें थोड़े अलग अलग एज ग्रुप के हो, तो छोटे को पता चले बड़े के साथ कैसा रहना है, बड़े को पता चले छोटे के साथ कैसा रहना है, लड़के को पता चले लड़कियों के साथ कैसे रहना है, और लड़कियों को भी पता चले लड़कों के साथ कैसे रहना है। तो एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट हमारा देने का प्रयास रहता है। इसके लिए सभी ऐसे एज ग्रुप के बच्चों का थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, और एक बैच में हम समावेश उनका करते हैं। जी, अगला प्रश्न है मैदान की कमी। हाँ, तो ये समस्या तो अभी है कि जैसे बताया मैंने, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मैदान की कमी ये हो ही रहा है, और ये आपके और हमारे नज़र में आया ही होगा। आज से जो 10 साल पहले जो रहे होंगे, मैदान रहे होंगे, वो शायद वहाँ पे आज बिल्डिंग बन गई होगी, कुछ अलग मॉल बन गया होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया होगा। तो ये समस्या तो है कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान कम हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जो खेल है उसको खेलने के लिए आपको जरूरी नहीं है 120 यार्ड का मैदान चाहिए। छोटे से छोटे मैदान में हम उनको ये सब खेल खिला सकते हैं। छोटे से छोटे मैदान में हम उनको ये सब खेल खिला सकते हैं, और इसके लिए हमने तय किया है कि जैसे बैच हमारा आमतौर पे कैसा होता है, तो नज़दीक के रहने वाले लोग होते हैं, एक सोसाइटी के हो गए, ऐसे आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, तो हम डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उनके सोसाइटी तक खुद जाते हैं, तो उनके सोसाइटी का कंपाउंड हो गया, या फिर अगर आस पड़ोस की 2-3 सोसाइटियों का बच्चों का मिलके एक बैच हुआ है, तो वहाँ पे नज़दीक में कोई कॉमन प्लॉट हो गया, या फिर कोई म्यूनसिपालिटी का गार्डन हो गया म्यूनसिपल, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो हमें कोई इतनी ज़्यादा समस्या होती नहीं है मैदान ना होने के कारण, क्योंकि हमारा सर्विस ही डोर स्टेप है। हमने अलग कोई ऐसा एकेडमी बहुत बड़ा अलग से मैदान लेके नहीं बनाए। हम जितना हो सकता है उतना दरवाजे तक जाके, फ्लैट तक, कंपाउंड तक जाके सर्विस देने का प्रयास करते हैं। जी, गिरीश सरस्वत जी ने पूछा है टाइमिंग क्या है। तो गिरीश जी, टाइमिंग बैच डिसाइड करती है। बैच में जितने भी अगर 15-20 बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उनके वो लोग मिलके टाइमिंग डिसाइड करते हैं, और उस टाइम पे हमारे कोच वहाँ पे पहुँचते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, जब भी बैच चाहे हमारे पास 24 आवर्स रहे के लिए कोच होते हैं हमारे पास। अलग अलग विषय के अलग अलग एक्सपर्ट कोच है हमारे पास। तो जो बैच टाइमिंग डिसाइड करती है वो टाइमिंग पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं। जी, निखिल विजयवर्गीय ने पूछा है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में आपके हिसाब से गवर्नमेंट का कैसा रोल रहा है। निखिल जी, सवाल आपका अच्छा है, और इस विषय पे कल हम लोग कल नहीं परसों एक पूरा एक टॉक शो करने वाले हैं। तो अभी इसमें ऐसा है कि हम ऐसा मानते हैं कि सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते। बेशक सरकार का एक बड़ा रोल रहता है किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में या फिर, लेकिन सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप देखें तो आप खुद से सवाल करें कि क्रिकेट को लेके गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई। कोई पॉलिसी नहीं होगी आज तक क्रिकेट की। तो सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को आते कितना समय लगा, उन्होंने उसकी जगह ले ली। लेकिन एक मेजर ध्यानचंद के जाने के बाद उसकी जगह किसने लिया, पीटी उषा के जाने के बाद में उसका जगह किसने लिया, मिल्खा सिंह का जगह किसने लिया। तो ये कुछ सवाल ऐसे है कि समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी के आधार पर नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई होगी। समाज का उसको समर्थन मिला तो क्रिकेट में भारत ने अच्छा किया, समाज चाहेगा तो अन्य खेलों में भी भारत अच्छा करेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं अधिक ज्यादा समाज का क्या रोल है वो मैटर करता है। और इस विषय पे अगर आपको विस्तार में जानना है तो परसों के सेशन में आप अवश्य उपस्थित रहिएगा। पूरा ये विषय ही वही रहने वाला है कि गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस है, क्या उनके मंतव्य है इस विषय को लेकर। जी,
व्हाट अबाउट योर फीस स्ट्रक्चर। जी, एक सवाल है फीस का क्या स्ट्रक्चर है। तो फीस बहुत ही कम रखा है हमने, एक बच्चा का महीने का 1000 ऐसा फीस रखा है हमने, क्योंकि उसमें अगर आप देखें जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डोर स्टेप सर्विस, एक्सपर्ट कोच है हमारे पास हर विषय को लेके, तो जिस तरह से सर्विस हम लोग दे रहे हैं, इतने सारे फिजिकल प्रोग्राम या फिर स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ये सब का जो सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से बहुत नॉमिनल फी रखा है, 1000 पर मंथ का रखा है। तो ये फीस रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और कोई प्रश्न है आप? तो आज का फेसबुक लाइव के समापन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बीच में कुछ प्रश्न आए तो उस जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये जो पूरा सेशन जो कर रहे हैं पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र, यह आमतौर पे पेरेंट्स के लिए है, अभिभावक के लिए है, किस तरह से पेरेंटिंग कर सकते हैं बेटर वे में। तो उसके लिए एक लगभग 15 फेसबुक लाइव का एक पूरा एक श्रृंखला बनाया है और आज दूसरा है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो रहने वाले गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है बच्चों के विकास को लेके, बच्चों के खेल के विकास को लेके, तो उस पर पूरा टॉक शो रहने वाला है। अभी आगे लास्ट जो फर्स्ट आपने देखा होगा सेशन और या फिर ये सेकंड, ये दोनों में ऐसा मैं बात कर रहा हूँ और पिछले में जैसे हमारे फाउंडर थी उन्होंने बात किया, लेकिन आगे जो ऐसा रहेगा तो वो एक टॉक शो जैसा रहेगा जिसमें होस्ट के द्वारा सवाल किया जाएगा और आपके भी कुछ सवाल रहा फेसबुक कमेंट में आप पूछ सकते हैं लाइव में, तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। तो ये आने वाले अनेक कुछ अच्छे विषय है, जैसे कि गर्भ संस्कार हो गया, गर्भ संस्कार, या फिर सोशल मीडिया के क्या रोल है आजकल के बच्चों के लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय है जो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी रहेगा। तो ऐसे विषय पे हम लोग फेसबुक लाइव एक एक दिन छोड़ के, जैसे आज हो गया तो अभी नेक्स्ट परसों रहने वाले, इस तरह से हम लोग करने वाले। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ जानकारियाँ अधिक चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस सेशन चलने वाला है, तो इस पेज को आप लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम उस पर वीडियो सेशन के सेंटर के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे मुलाकात होगी परसों इसी लाइव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।